गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों? अब तो बारिश भी बंद हो गई, तो बच्चों फिर से हम रोज़ एक ही चीज़ दोहराते हैं कि जिन्होंने नोटबुक नहीं दी है तो प्लीज़ आके जमा करके जाइए, और बच्चों जिन्होंने दे दी है तो चेक हो गई है, लेके जाओ। ठीक है? तो सितंबर महीने के नवीना होंगे। सितंबर महीने के टोटल 3 लेसन हैं। अभी ये है लेसन 14वां, तीसरा और 12वां हमने कर दिया है। तो हमारा जून जुलाई अगस्त का कोर्स हो चुका है। ये 12वां लेसन भी अगस्त का था जो कि हमने कर लिया है। अभी हम कर रहे हैं 14वां लेसन, ऊर्जा के स्रोत। अब आपको मैंने कल भी बताया था, ऊर्जा के 2 तरह के स्रोत हैं, एक पारंपरिक और एक बिन पारंपरिक। मैं फिर से रोज रिपीट करती हूँ। पारंपरिक का मतलब ऐसे ऊर्जा का स्रोत जिनका हम बरसों से उपयोग करते आ रहे हैं, सालों से उपयोग करते आ रहे हैं। ऐसे ऊर्जा के स्रोत थे जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन कैसे हो, कुछ भी कहो आप, एक थोड़ा बोर्ड का परेशानी है। जीवाश्मी ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, इसके बाद जल विद्युत संयंत्र, ये सब मैंने आपको करवा दिया। तो आज मैं आपको क्या करवाने जा रही हूँ? तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ बायोमास। बायोमास कहो, जैव बार कहो। बायो का मतलब होता है जैव, जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं बायोमास। और उसके बाद आता है पवन ऊर्जा। तो आज हमने ये 3 टॉपिक तो कर लिए, 1 2 3। तो आज मैं अभी क्या करवाऊंगी? बायोमास। आप जानते हो कि बरसों से हम, जब गैस का चूल्हों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते थे? लकड़ी का। हमारा देश कृषि पालन देश है, इसकी वजह से पशुपालन भी ज़्यादा होता है। तो उसमें से क्या मिलता है हमको? पशुओं से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, समझो गोबर है, उसका भी हम उपयोग करते हैं, उपले बनाते हैं, फिर उसका खाद में उपयोग होता है। लेकिन इनका उपयोग, इसी गोबर का उपयोग करके हम गोबर गैस प्लांट बनाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि गोबर को हम या लकड़ी को हम डायरेक्टली जलाते हैं तो धुआं ज़्यादा उत्पन्न करता है, प्रदूषण होता है, और जितनी ऊष्मा हमको मिलनी चाहिए उतनी ऊष्मा हमको नहीं मिलती है। तो बायोमास का मतलब क्या? बायोमास का मतलब होता है जैव बार, मतलब ईंधन के रूप में हम पादप का भी उपयोग कर रहे हैं और जंतुओं का भी उपयोग कर रहे हैं। पादप के रूप में पेड़ पौधों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, और जंतु के रूप में गोबर का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ईंधन के रूप में हम उपलों का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पशुधन ज़्यादा है। हमारा 70% कृषि पालन देश है, 70% खेती होती है, लोग गांव में रहते हैं, तो उसकी वजह से पशुओं का पालन होता है, उनमें से गोबर मिलता है। फिर इसी ही गोबर का उपयोग करके गोबर गैस बनाई जाती है, उपले बनाए जाते हैं, उपलों को जलाया जाता है, उपलों का खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ईंधन के रूप में उपलों की मात्रा ज़्यादा है, इसके लिए इसका उपयोग गोबर गैस बनाने में होता है। ईंधन के रूप में हम पादप तथा जंतु उत्पाद दोनों का उपयोग करते हैं, यानी लकड़ी का भी उपयोग करते हैं, उपलों का भी उपयोग करते हैं, दोनों का उपयोग करते हैं। तो दोनों का, इसके लिए इसका नाम है जैव बार या जैव मात्रा या बायोमास। सब बात एक ही है। ये वाला नोट, शॉर्ट नोट, हर बार बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोमास का मतलब क्या है। तो आप कहोगे कि ईंधन के रूप में पादप तथा जंतु
दोनों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए इसको हम कहते हैं जैव बार, बायोमास। ठीक है, तो अब एक्चुअली किया क्या जाता है? वैसे तो हम क्या करते हैं, चूल्हे में लकड़ियाँ डाल दी, चूल्हे में कोयला डाल दिया, बन गया, आपका खाना बन गया, ईंधन का उपयोग हो गया। लेकिन इससे पता है बच्चों क्या होता है? ईंधन की खपत ज़्यादा होती है और जितनी हमको ऊष्मा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। धुआं ज़्यादा होता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है। इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं पता है बच्चों? लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में जलाने से क्या मिलता है? चारकोल मिलता है। कोयले का ही नाम चारकोल है। कोयले के भी 3-4 प्रकार हैं, वो आगे चल के आप सीखोगे। तो लकड़ी को पूर्ण रूप से जलाया नहीं जाता, बिल्कुल जलाया नहीं गया, लेकिन हवा की अनुपस्थिति में उसको जलाया जाता है और उसमें से जो कोयला मिलता है उसको हम कहते हैं चारकोल। अब ये जो चारकोल मिला, ये चारकोल में धुआं कम उत्पन्न होता है और प्रदूषण भी कम होता है। ठीक है, लेकिन बाकी क्या बचा? ये तो हमने जंतु उत्पाद का उपयोग कर दिया। फिर बाकी बचा पशु वाले का, गोबर का। अब मैंने आपको बताया था अगर उपलों को आपने सीधे जलाया तो आपको इतना ऊष्मा नहीं देगा, इतना प्रकाश भी नहीं देगा और इतनी ऊर्जा नहीं देगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए बनाया गया है गोबर गैस प्लांट। क्या बनाया गया है बच्चों? गोबर गैस प्लांट। नाम से ही जाहिर होता है गोबर का ज़्यादा उपयोग किया गया है। जितना भी गोबर है, अपशिष्ट कचरा है, पेड़ पौधा का कचरा है, फसलों का कचरा है, ये सब कचरे को क्या किया जाता है? इनको एक खड्डे में डालकर हवा की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है और उसके बाद गैस का निर्माण होता है और इसको बनने में लगभग 10 से 15-20 दिन लग जाते हैं। अब आ जाए करते कैसे हैं? अब देखो ये एक तरह का ये जो रचना दी गई है ये जमीन के अंदर फिट की जाती है, जमीन के अंदर। ठीक है, गोबर गैस प्लांट बनाए जाते हैं, ईंटों का गुंबद अंदर होता है और ये जो बड़ा पार्ट है उसको कहते हैं डाइजेस्टर। अब ये जो भी कचरा है, पर्दम का मतलब जो भी गोबर है, पानी है, जो भी पेड़ पौधों का कचरा है, फसलों का कचरा है, वो सबको मिक्स करके गोल बना के इधर से डाला जाता है। कदम का मतलब कचरा पूरा, इसको इधर डाला गया और ये कहाँ पर आया? डाइजेस्टर में। कहाँ पर आया? डाइजेस्टर। ईंटों से बनी रचना होती है, गोबर तथा जल का घोल इसको किसमें डाला जाता है? डाइजेस्टर। और डाइजेस्टर बिल्कुल बंद होता है। हवा की अनुपस्थिति में यहाँ पर प्रक्रिया होती है, 10-15 दिनों तक ये प्रक्रिया होती रहती है, सड़न की प्रक्रिया। 10-15 दिनों के बाद सड़न की प्रक्रिया के फलस्वरूप गैसों का निर्माण होता है। कौन सी गैसों का निर्माण होता है? मीथेन गैस। जो मीथेन गैस होती है वो निकलती है लगभग 75% जितनी मीथेन गैस निकलती है। अब ये जो गैस है ना बच्चों, ये कहाँ से निकाली जाती है? अरेंजमेंट इस तरह से होता है, पाइपलाइन लगाई गई होती है इधर और फिर जो गैस होगी वो डायरेक्टली इधर जाएगी, इधर के द्वारा पाइपलाइन फिर घरों में आती है। गांव में गोबर गैस प्लांट बनाए जाते हैं घरों में। तो इसके अलावा और कौन सी गैसेस निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फाइड, ये सब गैसेस निकलती हैं। पर मुख्यतः गोबर गैस में से ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि गोबर गैस में से मुख्य कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आप कहोगे मीथेन गैस। ठीक है, तो इसके अलावा अब देखो गैस तो निकल गई, फिर बाकी जो कचरा है वो कचरा इधर आता है और इसको फिर उसको हम कचरे को कहते हैं स्लरी। क्या कहते हैं? स्लरी।
स्लरी को इकट्ठा किया जाता है और ये खाद के रूप में उपयोगी है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, इसके लिए इसका खाद के रूप में उपयोगी है। अब आपसे पूछा जाता है कि आप बायोगैस प्लांट का उपयोग क्यों करते हो, तो आप कहोगे कि बायोगैस प्लांट का उपयोग करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मिलती है, प्रकाश भी मिलता है और इसके अलावा प्रदूषण नहीं होता और जो अपशिष्ट कचरा है उसका भी निवारण हो जाता है। इधर उधर कचरा पड़ा रहे, इसकी जगह अगर हम उस कचरे का उपयोग गोबर गैस प्लांट में करें तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चूल्हे के बदले गोबर गैस प्लांट का उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा किसकी मिलाई जाती है, गोबर की मात्रा मिलाई जाती है, इसके लिए इसका नाम है गोबर गैस प्लांट। समझ गए बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना पढ़ाती हूँ बच्चों आप रोज़ पढ़ते होंगे, अच्छा करो, पढ़ाई करो। अब फिर से हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।